आज की वीडियो के अंदर हम प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे और इसको अगर हम सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करें तो वो ये है कि आप कोई भी यूज़र की इंफॉर्मेशन जब अपने प्लगइन के अंदर हैंडल करते हैं या उसको सेव करवाते हैं अपने किसी डेटाबेस टेबल के अंदर, तो आपने अब यूज़र का जो डेटा है उसको आपने प्रोटेक्ट करना है और उसको आपने जस्ट उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है जो आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर मेंशन किया होता है। तो प्राइवेसी पॉलिसी के पेज के ऊपर आप क्लियरली ये मेंशन करते हैं कि आप कौन-कौन सा यूज़र का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए आप कलेक्ट कर रहे हैं और क्या आप उस डेटा को सिर्फ़ अपनी साइट के अंदर यूज़ कर रहे हैं या आप किसी थर्ड पार्टी साइट्स को भी इस डेटा की एक्सेस दे रहे हैं और अगर दे रहे हैं तो किस-किस एपीआई को दे रहे हैं और अगर किसी और एक्सटर्नल साइट को अगर आप इस डेटा की एक्सेस दे रहे हैं तो उनका जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो भी आपने मेंशन करना होता है जहाँ पे उनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो मेंशन्ड है ताकि यूज़र को क्लियरली पता चल सके कि उसका जो डेटा है जो आप कलेक्ट कर रहे हैं वो किस-किस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है और कौन-कौन सी और साइट्स जो हैं वो इस डेटा को एक्सेस कर पा रही हैं और किस पर्पज़ के लिए वो डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसी तरह आपने अगर यूज़र का डेटा अगर आप स्टोर कर रहे हैं अपनी साइट के अंदर तो आपने उस यूज़र को ये एक्सेस भी देनी होती है कि अगर वो देखना चाहे कि मेरा कौन-कौन सा डेटा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है इस साइट के अंदर या अगर वो अपने डेटा को डाउनलोड करना चाहे या अगर वो अपने डेटा को डिलीट करना चाहे आपकी वेबसाइट से, तो आपने उसको ये एक्सेस देनी है कि वो अपने डेटा को जिस भी तरीके से चाहे उसको व्यू कर सके या उसको डाउनलोड करके देख सके या उसको इरेज़ करवा सके। तो नेक्स्ट अगर हम मूव करें प्राइवेसी कंटेंट के ऊपर, तो अब जब आप अपना प्लगइन डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लगइन का तो उस यूज़र को तो नहीं आइडिया कि ये प्लगइन जो है वो कौन-कौन सा यूज़र का डेटा एक्सेस कर रहा है। तो अगर तो वो यूज़र को पता हो तो वो अपने उस पेज पे ऐड कर दे, ठीक है? अब प्लगइन तो आप डेवलप कर रहे हैं, तो आपको एज़ अ प्लगइन डेवलपर आइडिया होगा कि मैं इस प्लगइन के अंदर यूज़र का कौन-कौन सा डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, उसको कहाँ-कहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ और किस पर्पज़ के लिए उसको एक्सेस किया जा रहा है और उसकी एक्सेस, उसको एक्सपोर्ट करने की एक्सेस या उसको इरेज करने की एक्सेस भी आपने अपने प्लगइन के थ्रू प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है? तो अगर आप उस पेज पे जो ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, उस पेज पे अगर आप अपने प्लगइन का जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो कंटेंट है वो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस आपको ये फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप बताते हैं प्लगइन का नेम कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो कंटेंट है ये किस प्लगइन के ज़रिए ऐड किया जा रहा है और फिर वो जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जिसके अंदर आप बताते हैं कि हम अपने प्लगइन के अंदर यूज़र का कौन-कौन सा डेटा किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स आप इस फंक्शन के ज़रिए ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोड एग्जांपल के अंदर ये देखेंगे कि हम अगर अपने प्लगइन से के हवाले से जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो कंटेंट है, वो अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहें, तो वो हम किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अब चूँकि ये प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है ये फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होता है, तो ये जो एग्जांपल कोड है, इसको हम जो हमारा पब्लिक साइड का जो फ़ाइल है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये हमारी फ़ाइल है public-core.php और इसके अंदर हम ये कोड ऐड करते हैं और फिर इसको हम इलैबोरेट करते हैं इस कोड को। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि हम admin_init की एक्शन हुक कॉल कर रहे हैं और फिर उस एक्शन हुक के साथ हम एक कस्टम फंक्शन अटैच कर रहे हैं, जिस फंक्शन के ज़रिए हम अपना जो कस्टम कंटेंट है प्राइवेसी पॉलिसी का वो ऐड करेंगे। तो इसका जो कॉल बैक फंक्शन है इसके स्टार्ट में हम अपनी जो प्रीफिक्स है वो ऐड कर देते हैं। तो ये हमने इसके स्टार्ट में प्लगइन प्रीफिक्स ऐड कर दी। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इफ नॉट फंक्शन अंडरस्कोर एग्जिस्ट्स wp add प्राइवेसी पॉलिसी कंटेंट, तो ये वो फंक्शन है जो वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है, जिस फंक्शन के जरिए हम अपना जो कस्टम प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट है वो उस पेज पे ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको इस्तेमाल करने से पहले हम इसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये लेटर किसी वर्डप्रेस के वर्जन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया ये फंक्शन, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी यूज़र ने वर्डप्रेस का कोई पुराना वर्जन जो है वो यूज़ कर रहा हो और उसके अंदर उस वर्जन के अंदर ये वाला फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट ना करता हो। तो इसलिए पहले हम इसको चेक कर रहे हैं, अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम ये वाला जो कोड है उसको रन नहीं करेंगे और यहीं से हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं। और एल्स में यहाँ
अगर इस लाइन पे अगर आ जाएगा तो इट मीन्स कि ये वाला फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट करता है और वो जो यूज़र है वो लेटेस्ट वर्जन या कोई ऐसा वर्जन वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर रहा है जिसके अंदर ये फंक्शन अवेलेबल है। तो फिर हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि हम वो कंटेंट पहले ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिस कंटेंट को हम अपने प्लगइन के प्राइवेसी पॉलिसी के कंटेंट के तौर पे ऐड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले उसने डॉलर कंटेंट का एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, उसके अंदर उसने एक पैराग्राफ ऐड किया और पैराग्राफ के अंदर उसने ये क्लास ऐड किया। आप इस क्लास को चेंज भी कर सकते हैं जिस तरीके से आप इसको मैनेज करना चाहें, इसके डिज़ाइंस को या किसी और पर्पज़ के लिए। और फिर नेक्स्ट उसने वो कंटेंट डिफाइन किया है, सम इंट्रोडक्टरी कंटेंट फॉर सजेस्टेड टेक्स्ट। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, लेट्स से हम इसको कहते हैं, और टेक्स्ट डोमेन हमारे प्लगइन की क्या थी, और पैराग्राफ के बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग का टैग ऐड किया है जो हम कुछ बोल्डर टेक्स्ट होगा जिसके अंदर आप कुछ हेडिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, लेट्स से, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे आपकी वो टेक्स्ट डोमेन आ जाएगी। और फिर उसके बाद हम वो एक्चुअल आपका जो पैराग्राफ है वो हम ऐड कर रहे हैं, और जिसके ज़रिए आप अपना कस्टम जो को टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं, या अगर आप किसी और प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक अगर ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब इस फंक्शन के अंदर चूंकि ये ट्रांसलेटेबल टेक्स्ट है और इसकी जो टेक्स्ट डोमेन है वो भी हम अपडेट कर देते हैं माई प्लगइन, ठीक है। और अब यहाँ पे इसने sprintf का जो फंक्शन है वो क्यों यूज़ किया है। sprintf के फंक्शन के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है और स्ट्रिंग के अंदर आप कोई डायनामिक कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे कोई वेरिएबल होता है, तो उसके लिए आप इस तरह से बता सकते हैं इसके अंदर कि आप स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, जो कि आप इस फंक्शन के सेकंड पैरामीटर के तौर पे पास कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड इसके अंदर इसने मेंशन किया है वो लिंक प्राइवेसी पॉलिसी का, तो ये लिंक इसने ये अब लिंक जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो इसने यहाँ पे ये कैरेक्टर्स मेंशन किए हुए हैं। तो अब ये जो कंटेंट है इसको आप अपनी मर्जी से जैसे भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो लेट्स से हम ये ऐसे करते हैं कि इसको, इस फंक्शन को रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका प्लगइन जो प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से जो चीज़ें मैनेज कर रहा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इस स्ट्रिंग को भी अगर आप ट्रांसलेटेबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इस पैराग्राफ को क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पे हम डॉट और इस फंक्शन के ज़रिए इसको पास करेंगे। इसके स्टार्ट में हम ये ऐड कर देंगे और फिर ये हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी। यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग एंड हो रही है, इसको हम क्लोज करेंगे और फिर इस फंक्शन को क्लोज करेंगे और इसके सेकंड पैरामीटर के तौर पे हम अपनी जो टेक्स्ट डोमेन है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको हम डॉट के ज़रिए स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करेंगे और पैराग्राफ को हमने क्लोज कर दिया। तो अब सिंपली हमने क्या किया है कि पहले हमारा एक जनरल टेक्स्ट आएगा, फिर एक बोल्डर टेक्स्ट आएगा और उसके बाद हमारा वो मेन पैराग्राफ आ जाएगा जिसके ज़रिए आप जो भी कंटेंट इसके ऊपर ऐड करना चाहें कस्टम अपने प्लगइन के हवाले से वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिर हम वो एक्चुअल जो वर्डप्रेस का फंक्शन है उसको हम कॉल कर रहे हैं कि जिसके ज़रिए हम अपना ये जो प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट है जो हमारे प्लगइन से रिलेटेड है वो हम इस पेज पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो हमारे प्लगइन का जो नेम है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेट्स से माई प्लगइन, जो भी आपके प्लगइन का नेम होगा। इससे पता चल जाएगा कि ये जो कंटेंट है ये इस प्लगइन के हवाले से है। और फिर इस कंटेंट को हम डायरेक्टली पास नहीं कर रहे बल्कि इसको हम इस फंक्शन के ज़रिए रिटर्न करवा के तो पास कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या करता है कि ये आपके टेक्स्ट को प्रॉपरली सैनिटाइज करता है। तो जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर सैनिटाइजेशन की वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि सैनिटाइजेशन क्या होती है और हम उसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे सैनिटाइज करवा रहे हैं डेटा को बिफोर इसके कि हम इसको डिस्प्ले करवाएं यूज़र को। इसी तरह हम अपने जो कंटेंट का वेरिएबल है उसको WP ऑटो पी के फंक्शन से पास करवा रहे हैं। तो ये क्या करता है कि अगर आपके टेक्स्ट के अंदर दो लाइंस आ जाती हैं, लाइन ब्रेक्स आती हैं, तो उनको ये ऑटोमेटिकली पैराग्राफ्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। WP ऑटो पी, पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ। तो ये प्रॉपर आपके पैराग्राफ्स के अंदर आपके कंटेंट को डिस्प्ले करवाता है। तो इस फंक्शन के ज़रिए हम अपने कंटेंट को पास कर रहे हैं। फिर इसके जो रिजल्ट आता है उसको हम WP केसेस अंडरस्कोर पोस्ट के फंक्शन के थ्रू पास करवा रहे हैं। तो ये फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, ये सैनिटाइजेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर जो इन दोनों फंक्शंस का जो रिस्पॉन्स आता है वो फिर हम अपने इस फंक्शन को पास कर रहे हैं जो हमारा इस प्लगइन के हवाले से जो प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट होता है।
अब इसको अगर हम सेव करें, कंट्रोल एस, तो ये हमारा जो फंक्शन है ये प्रिपेयर हो चुका है। अब एक चीज़ जो हमने स्टार्ट में मेंशन की कि हमने इसको इस फंक्शन को ऐड किया है पब्लिक डैश कोर डॉट PHP के अंदर, लेकिन एक्चुअली ये जो कंटेंट है ये बैक एंड से रिलेटेड होता है, और इसको हम अभी डैशबोर्ड के अंदर जाके देखते हैं कि ये कहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो क्योंकि ये बैक एंड के अंदर डिस्प्ले होता है तो हम इसको यहाँ से कोड को रिमूव करेंगे, कंट्रोल एक्स, और इसको हम ऐड करेंगे। आप कॉमन डैश कोर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप पब्लिक अगर आप इसको एडमिन डैश कोर के अंदर ऐड करना चाहें तो वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे कॉमन डैश कोर डॉट PHP के अंदर ऐड करते हैं। तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि ये बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों पे हम इस्तेमाल कर सकें। अब इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस। और अब अगर आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर जाएं, अगर हम यहाँ पे अब सेटिंग्स के पेज के अंदर जाएं और सेटिंग्स के अंदर प्राइवेसी के टैब के अंदर जाएं, और फिर यहाँ पे हम पॉलिसी गाइड के अंदर जाएंगे, और पॉलिसी गाइड के अंदर यहाँ पे आपको वो सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो अब ये वो पॉलिसीज़ हैं जो वर्डप्रेस की कोर पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जो वर्डप्रेस के अंदर जो वर्डप्रेस जिन चीज़ों को मैनेज करता है, जैसे कि कमेंट्स को वो किस तरह से मैनेज करता है उसकी इन्फॉर्मेशन है, मीडिया से रिलेटेड कुकीज़, एम्बेडेड कंटेंट, ये वो डिफ़ॉल्ट कंटेंट है जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है। और वर्डप्रेस की जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी तरह अब ये वो चीज़ है जो हमने ऐड की है, ठीक है। यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ कि हमारा जो प्लगइन है उसका नेम क्या है, और फिर ये वो हमारा वो टेक्स्ट था जेनेरिक, और फिर यहाँ पे हमने बताया इसको कि हम कौन कौन सी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे आप वो सारी डिटेल्स ऐड करेंगे कि आप कौन कौन सा डेटा यूज़र का एक्सेस कर रहे हैं, उसको कहाँ कहाँ पे सेव करवा रहे हैं, और किस पर्पज़ के लिए आपने वो डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ से वो यूज़र जो है जो आपके प्लगइन को इस्तेमाल कर रहा होगा वो इस कंटेंट को कॉपी कर लेगा। इस कंटेंट को कॉपी करने के बाद वो अपने जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है इसके ऊपर जाएगा, इसको एडिट करेगा, और यहाँ पे वो जहाँ पे भी इस इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर लेगा। तो जितना भी आपका प्राइवेसी पॉलिसी का कंटेंट होगा उसको आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी हेडिंग्स के ज़रिए या पैराग्राफ्स के ज़रिए, ताकि यूज़र जो है वो इस टेक्स्ट को कॉपी करके तो अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा ले। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडिंग द पर्सनल डेटा एक्सपोर्टर टू योर प्लगइन। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर आप टूल्स के अंदर देखें तो वर्डप्रेस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, ठीक है। इस टैब को इस्तेमाल करके जो साइट का एडमिन है वो किसी भी यूज़र का यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस एंटर करता है और वो एक सेंड रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करता है। तो इस यूज़र का जो इसने यहाँ पे मेंशन किया होगा, इस यूज़र का जितना भी डेटा होता है वो अगर आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे तो उसका डेटा जो है वो कंफर्मेशन के लिए उसको ईमेल चली जाएगी, और वहाँ से कंफर्मेशन के बाद वो अपने पर्सनल डेटा को डाउनलोड कर सकता है। या क्या हो सकता है कि यूज़र जो है वो यहाँ पे जब सेंड रिक्वेस्ट करता है तो वो यहाँ से यूज़र के डेटा को डाउनलोड कर सकता है और उसकी ईमेल पे मैनुअली भी सेंड कर सकता है। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट जब आप यूज़र का डेटा डाउनलोड करेंगे तो वो वही डेटा डाउनलोड होगा जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। अब लेट्स से कि आपका जो प्लगइन है वो यूज़र से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अपने प्लगइन के ज़रिए कलेक्ट कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि जब ये वाला यूज़र का डेटा एक्सपोर्ट हो तो आपने अपने प्लगइन वाला डेटा भी इस एक्सपोर्ट के अंदर इंक्लूड करवाना है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने एक एग्जांपल जो है ये डेटा एक्सपोर्ट किया है। तो इस डेटा को जब हम डाउनलोड करते हैं तो इस तरह हमें एक ज़िप फाइल जो है वो डाउनलोड होती है। अब इस ज़िप फाइल को अगर हम एक्सपोर्ट करें तो उसके अंदर एक .html फाइल होती है, उसके अंदर वो यूज़र का सारा डेटा जो है वो ग्रुप्ड फॉर्म के अंदर होता है। तो उस फाइल को हम ओपन करके देखते हैं। तो अब अगर आप इस फाइल को व्यू करें तो इस फॉर्म के अंदर यूज़र को अपना सारा डेटा जो है वो डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अगर आपको याद हो तो हमने एक वीडियो के अंदर यूज़र के जो प्रोफाइल है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड की थी, एक एक्स्ट्रा इनपुट फील्ड ऐड की थी जिसके ज़रिए हम यूज़र की बर्थडे गेट कर रहे थे, ठीक है। तो अगर अभी आप इस यूज़र का डेटा व्यू करें तो इस यूज़र की इन्फॉर्मेशन के अंदर वो बर्थडे की इन्फॉर्मेशन एडेड नहीं है। क्यों एडेड नहीं है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके प्लगइन ने ऐड की है, ठीक है।
यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है वो वर्डप्रेस की डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन है जो वर्डप्रेस एक्सपोर्ट करता है। अब चूंकि ये इन्फॉर्मेशन जो यूजर से आप कलेक्ट कर रहे हैं ये आपके प्लगइन ने ऐड की है, तो अब ये आपकी एज अ प्लगइन डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब यूजर का डेटा एक्सपोर्ट हो तो आपने ये इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर ऐड करनी है ताकि यूजर को इस इन्फॉर्मेशन का भी ताकि यूजर जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को भी डाउनलोड कर सके और व्यू कर सके। तो अब हम अपने प्लगइन के जरिए इस इन्फॉर्मेशन को भी इस एक्सपोर्ट की फाइल के अंदर ऐड करवाएंगे। तो वो हम किस तरह से ऐड करते हैं तो वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम वो अपना हैंडलर फंक्शन ऐड करेंगे जिसके अंदर हम अपने उस यूजर की बर्थडे की इंफॉर्मेशन को गेट करेंगे और उसको एक्सपोर्ट करवाएंगे। तो वो हैंडलर फंक्शन हमारा ये वाला है, इसको हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे। तो कोड को हमने कॉपी कर लिया और फिर ये जो एक्सपोर्ट करवाना है हमने डेटा, ये जो कि हमने बैक एंड से इसको एक्सपोर्ट करवाना है तो इसको आप कॉमन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं या आप जस्ट इसको स्पेसिफिकली एडमिन डैशकोर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो एडमिन डैशकोर के अंदर इसको हम ऐड करके देखते हैं। तो इसके एंड पे हम ऐड कर देते हैं इस हैंडलर फंक्शन को। अब ये हमारा वो हैंडलर फंक्शन है जो बेसिकली एक्सपोर्टेड डेटा के अंदर हमारे कस्टम डेटा को भी ऐड करेगा। तो इस फंक्शन को आपने डॉलर ईमेल एड्रेस, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स इसके डिफॉल्ट है, ये एज इट इज़ आपने इसको पास करने हैं। तो यहाँ पे हमें लिमिट की भी ज़रूरत नहीं है और पेजिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक यूज़र की एक ही बर्थडे होगी। तो इन सारी चीज़ों की, इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। आप अपने प्लगइन को अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम कमेंट्स के बजाय हम अपने उस यूज़र का डेटा जो है वो गेट करेंगे और इस फंक्शन को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन हमने ऐड कर दिया। अब सबसे पहले हम वो फील्ड बताएंगे जिसके जरिए आपने डेटा को गेट करना है। तो फील्ड है हमारी ईमेल और फिर ईमेल एड्रेस उस यूज़र की क्या है वो हमें इस वेरिएबल के अंदर रिसीव होगी, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब यहाँ पे हमें वो यूज़र का कंप्लीट डेटा रिसीव हो जाएगा इस ईमेल को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि उसका जस्ट वो बर्थडे वाली इंफॉर्मेशन गेट करनी है। और अगर आपको याद हो तो बर्थडे वाली इंफॉर्मेशन हमने सेव करवाई थी उसके यूज़र के मेटा के अंदर। तो अगर हम उस कोड को देखें तो वो ये वाला कोड था बर्थडे, यहाँ से यहाँ पे हम उसको अपडेट कर रहे थे यूज़र मेटा को और यहाँ पे ऊपर हमने उसको गेट भी किया था, तो उसी कोड को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमने इस फंक्शन के ज़रिए हमने यूज़र की आईडी पास की थी और इस मेटा के अंदर हमने इसकी वैल्यू को सेव किया था। तो इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और इसको हम नीचे ले आएंगे अपने हैंडलर फंक्शन के अंदर और हैंडलर फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे और इसको हम इसका जो रिज़ल्ट है उसको हम सेव करवाते हैं एक वेरिएबल के अंदर। इसको हम नेम देते हैं बर्थडे इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमने इस यूज़र की आईडी प्रोवाइड करनी है, सिनेरियो ऐड कर देते हैं। लेट्स से इफ डॉलर यूज़र अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल्स फॉल्स, ठीक है। तो उस केस में हम यहीं से इसको रिटर्न कर देंगे और कोई चीज़ अपने एक्सपोर्टर फंक्शन के अंदर ऐड नहीं करेंगे। एल्स के केस में हम इस यूज़र का डेटा गेट करना चाहते हैं, तो अब ये हमारे पास यूज़र का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हम इसको पास करेंगे और इसके आईडी के एट्रीब्यूट के जरिए हमें इस यूज़र की आईडी रिसीव हो जाएगी और फिर बर्थडे के मेटा के की के इस्तेमाल करते हुए हम इस यूज़र की जो बर्थडे है वो गेट कर लेंगे। इसके एंड पे हमने सेमीकोलन ऐड कर दिया। अब सिंपली हमने क्या करना है कि ये वाली जो बर्थडे की इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हुई है ये हमने एक्सपोर्ट करनी है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम ये वाली इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। तो इस कोड को हम कट कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल एक्स, और इस फॉर ईच की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। ये उस केस में अगर आपके मल्टीपल डेटा अगर आप गेट कर रहे हैं तो आप इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे। हमारे पास जस्ट एक बर्थडे है तो हमने इसके जो रेलेवेंट कोड है उसको एक्सपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इस बर्थडे के अंदर हमें कोई वैल्यू रिसीव हो रही है और अगर हमें ये एम्प्टी मिल रहा हो, ठीक है, उसका हम नल ले रहे हैं, या अगर ये वैल्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है, ओनली ऐड दी बर्थडे डेटा, इसको हम अपडेट करेंगे, ओनली ऐड दी बर्थडे डेटा टू दी एक्सपोर्ट इफ इट इज नॉट एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो सिर्फ उस केस में हम उसकी वैल्यू को एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब
कोई भी कस्टम इंफॉर्मेशन अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि 3 चीज़ें आपने पहले डिफाइन करनी है। एक तो वो आइटम जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे केस में बर्थडे है, उसको आपने एक आईडी उसको अटैच करनी है, ठीक है? तो वो आईडी क्या हो सकती है हमारे केस में कि हम यहाँ पे इसको कहते हैं यूज़र बर्थडे डैश, हम आईडी के तौर पे इस यूज़र की आईडी इसको पास कर देते हैं। तो ये हमने इसको पास कर दी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि इसको आपने किस ग्रुप के अंदर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है? तो ग्रुप्स हमारे पास कौन कौन से हैं? अगर आप अपनी जो एक्सपोर्ट की है हमने फाइल, तो इस एक्सपोर्ट फाइल के अंदर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जैसे कि अबाउट का एक ग्रुप है, ठीक है? इसी तरह एक यूज़र का ग्रुप है जिसके अंदर यूज़र की प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है। तो हम इस ग्रुप के अंदर अपने बर्थडे की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे हम ग्रुप ऐड करेंगे यूज़र, या अगर आप कोई कस्टम ग्रुप ऐड करना चाहें तो आप कोई भी यहाँ पे एक यूनिक नेम जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट अगर हम मूव करें, ये जो वैल्यू है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये ऑप्शनल है। अगर आप कोई कस्टम ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं तो उस केस में आप उसकी हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, और उसकी टेक्स्ट डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। तो हम चूंकि ये यूजर्स के अंदर ऐड कर रहे हैं तो इसको हम यूजर ऐड करेंगे, और टेक्स्ट डोमेन हमारी थी माई डैश प्लगइन, ठीक है, जो हमने कोर फाइल के अंदर डिफाइन की हुई है। फिर ये हमारे वैल्यूज प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि डेटा के अरे को प्रिपेयर करना है। तो डेटा के अरे के अंदर आप बताएंगे, डेटा के अरे के अंदर आप वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये दो इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर रहा था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। हम जस्ट यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो कि बर्थडे की है, तो हम दूसरे एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। और फिर इसके अंदर आप दो चीज़ें बताते हैं, एक तो उसका नेम जो कि वहाँ पे डिस्प्ले होगा इस टेबल के अंदर, यहाँ पे ये जो आपका नेम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, और फिर उसकी एक वैल्यू होगी जो आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम इसको नेम देते हैं यूज़र बर्थडे, और यहाँ पे फिर उसी तरह आपकी टेक्स्ट डोमेन आ जाएगी माई डैश प्लग इन, डॉलर लैटिट्यूड की जगह पे डॉलर बर्थडे आ जाएगा, और ये हमारा डेटा जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। और फिर आप क्या करते हैं कि जो आपकी एक्सपोर्ट प्रिपेयर होगी, एक्सपोर्ट के अंदर आप सिंपली एक आइटम ऐड कर रहे हैं। वो जो अरे है उसके अंदर आप ग्रुप आईडी बता रहे हैं। ग्रुप आईडी हमारे केस में क्या होगी? ग्रुप आईडी है यूज़र, ठीक है। और फिर ग्रुप का लेबल हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? यूज़र। और आइटम आईडी क्या होगी? आइटम आईडी जो हमने यहाँ पे स्टार्ट में इसको दे दी वो आ जाएगी यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो डेटा हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। तो इस तरह से हमने इसका हैंडलर फंक्शन जो है वो प्रिपेयर कर लिया। तो ये जो पैरामीटर है डन का, ये आप उस केस में यूज़ करते हैं अगर आप जो इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो पेजिनेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हमारे केस में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है जो हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम सिंपली इसको क्या कर देते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं। ज़ीरो मीन्स के ये कम्प्लीटली डन हो चुका है और नेक्स्ट हमें कोई वैल्यू जो है मज़ीद एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम कर देते हैं सेव। तो ये हमारा वो हैंडलर फंक्शन है जो हमने प्रिपेयर कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने उस प्रॉपर हुक को कॉल करना है जिसके जरिए हमारा डेटा जो है वो कस्टम डेटा उस एक्सपोर्ट के फाइल के अंदर ऐड होगा। तो उसके लिए जो हमारे पास फिल्टर है, वो फिल्टर की हुक का कोड जो है वो हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे एंड पे ऐड कर देंगे। अब ये फिल्टर हुक क्या करेगी कि ये वो फिल्टर हुक है जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है अगर आप जो डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोई कस्टम इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं। ये हमारा हैंडलर फंक्शन था, इसका भी नेम हम चेंज कर देते हैं, और ये हमारा फिल्टर हुक का कॉल बैक फंक्शन है, इसका नेम भी हम मॉडिफाई कर देते हैं। और फिर एक्सपोर्टर के अंदर आप सबसे पहले अपने प्लगइन की स्लग बताते हैं। तो हमारे प्लगइन की स्लग है माई डैश प्लगइन, और फिर इसके अंदर आप एक्सपोर्टर फ्रेंडली नेम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम इसको नेम देते हैं लेट्स से माई प्लगइन बर्थडे इन्फो, ठीक है, या जस्ट आप माई प्लगइन ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपकी टेक्स्ट डोमेन आ जाएगी, टेक्स्ट डोमेन हमारी है माई डैश प्लगइन,
और फिर नेक्स्ट आप बताएंगे आपका वो कॉल बैक फंक्शन जो एक्चुअली आपके इस डेटा को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो वो कॉल बैक फंक्शन जो है हमारा, जो हमने हैंडलर फंक्शन बनाया है वो ये वाला है। तो इसका नेम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एज कॉल बैक फंक्शन हम इसको ऐड कर देंगे। तो अब अगर हम इसको सेव करें कंट्रोल एस, और अब अगर हम अपने प्रोफाइल के ऊपर जाएं और ये हमारी बर्थडे की इंफॉर्मेशन हमने ऐड की हुई है, और अब अगर हम सेटिंग्स टूल्स के अंदर जाएं और एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा पे जाएं, तो यहाँ पे हम यूज़र की ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे और चेक बॉक्स को हम फिलहाल रिमूव कर देंगे क्योंकि हम इसको यहीं पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम इसको सेंड नहीं करना चाहते यूज़र को। सेंड रिक्वेस्ट हमने कर दी। तो अब ये हमारी वो रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। अब इसको, इस डेटा को अगर हम डाउनलोड करें तो यहाँ पे हमें एक एरर रिसीव हुआ है, एन एरर अकर्ड व्हाइल अटेम्प्टिंग टू एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा। और एरर क्या है, एक्सपेक्टेड डन बूलियन इन रिस्पॉन्स अरे फ्रॉम एक्सपोर्टर माई प्लग इन बर्थडे इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने इस डन की वैल्यू को ट्रू और फॉल्स करना है, बूलियन वैल्यू इसको देनी है। तो डन जब ट्रू हो जाएगा तो इट मीन्स के हम जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो डेटा कम्प्लीटली डन हो चुका है, मीन्स के अब नेक्स्ट हमारे पास कोई वैल्यू एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो हम इसको वैल्यू दे देंगे ट्रू, मीन्स के हम इसको डन कर चुके हैं, सारा डेटा जो हमने एक्सपोर्ट करना था वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमें पेजिनेटेड रिजल्ट की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसकी वैल्यू को ट्रू दे दिया। अब इसको अगर हम सेव करें और दोबारा अगर हम रिक्वेस्ट को जनरेट करें, इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं और यूज़र का ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, इसको अनचेक कर दिया, सेंड रिक्वेस्ट। और अब अगर हम इसको डाउनलोड करें तो अब देखें हमारा जो डेटा है वो जिप फाइल के अंदर एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इस जिप फाइल के अंदर जो HTML की फाइल है वो हम एक्सपोर्ट करके जिप फाइल को, तो उसको ओपन करते हैं ब्राउजर के अंदर। तो अब ये देखें, ये हमारा वो न्यू वाली फाइल है जो एक्सपोर्ट हुई है, डेटा पर्सनल डेटा जो यूज़र का एक्सपोर्ट हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम यूज़र के अंदर आएँ तो यूज़र के अंदर आप देखें कि हमारी जो कस्टम इन्फॉर्मेशन थी जो हमने एक्सपोर्ट करवाई वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। यूज़र की बर्थडे जो हमारे प्लगइन ने यूज़र से डेटा गेट किया था वो भी हम अब इस एक्सपोर्ट फाइल के अंदर यूज़र को सेंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडिंग दी पर्सनल डेटा इरेजर टू योर प्लगइन। जैसे हमने पिछले टॉपिक के अंदर देखा कि जब आप यूज़र का डेटा एक्सपोर्ट करवाते हैं तो आप अपने आप वो डेटा भी एक्सपोर्ट करवाते हैं जो आपका प्लगइन जो है वो यूज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा था या यूज़र से जो डेटा गेट कर रहा था। इसी तरह जब यूज़र जो है वो डेटा इरेजर की रिक्वेस्ट करता है, यानी अपना डेटा डिलीट करवाना चाहता है, तो जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट डेटा होता है वो तो वर्डप्रेस हैंडल कर लेता है कि उसको वो डिलीट करवा देता है। लेकिन जो डेटा आप अपने प्लगइन के ज़रिए यूज़र से गेट करवा रहे हैं, आपने एज़ अ प्लगइन डेवलपर ये मेक श्योर करना है कि जब वो यूज़र का डेटा इरेज़ हो या डिलीट हो तो आपका वो कस्टम डेटा भी इरेज़ हो जो आपके प्लगइन ने यूज़र से गेट किया था। तो सबसे पहले उसी तरह हम वो हैंडलर फंक्शन डिफाइन करेंगे अपना। तो सबसे पहले हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और उसी तरह अब क्योंकि ये एडमिन से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है, एडमिन के अंदर ये रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, तो यहाँ पे अपने जो एक्सपोर्ट डेटा वाले फंक्शंस थे उनके नीचे हम इस फंक्शन को ऐड कर देते हैं और फिर इसको हम मॉडिफाई करेंगे अपने हिसाब से। सबसे पहले हम इसका प्लगइन का प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं इसके स्टार्ट में, इस फंक्शन के स्टार्ट में, और इसके जो पैरामीटर्स हैं ईमेल एड्रेस और पेजिनेशन वाले वो एज इट इज़ सभी आएंगे। और चूंकि हमें इसके अंदर पेजिनेटेड रिजल्ट्स नहीं चाहिए तो हम इस कोड को भी रिमूव कर देंगे क्योंकि हमने जस्ट एक ही यूज़र की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है। और फिर हम यहाँ पे कमेंट्स को हैंडल नहीं कर रहे बल्कि जस्ट हमने इसकी जो यूज़र की बर्थडे है उसको रिमूव करवाना है। तो सबसे पहले हम उसी फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए हमने यूज़र की इंफॉर्मेशन को गेट किया था। तो यहाँ पे हम इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले उस यूज़र का डेटा गेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ईमेल के ज़रिए उस यूज़र की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेट कर ली। अगर हमें वो यूज़र जो है वो रिसीव नहीं होता तो हम यहीं से रिटर्न करवा रहे हैं। और फिर हम क्या करेंगे कि हम बर्थडे की इंफॉर्मेशन को डिलीट करेंगे। तो डिलीट की फंक्शनैलिटी कमेंट्स वाले केस में वो इस तरह से हैंडल कर रहा है। तो सबसे पहले वो गेट करता है मेटा को और फिर उसको चेक करता है, अगर वो एम्प्टी ना हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर उसको वो डिलीट करता है। तो हम इससे एक एग्जांपल सिनेरियो के कोड को कॉपी कर लेते हैं और बाकी हमें फॉर ईच की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे केस में जस्ट
ये एक ही इन्फॉर्मेशन है जो हमने डिलीट करनी है। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हो तो फिर उस केस में आप फॉर ईच लगाते हैं। तो यहाँ पे इस कोड को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो ये वाला जो कोड है गेट कमेंट मेटा, तो ये हम यहाँ से हैंडल कर रहे हैं, गेट यूज़र मेटा, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे डॉलर लैटिट्यूड के बजाय हम कर देंगे इसको डॉलर बर्थडे। हम चेक करेंगे कि बर्थडे एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो फिर अब हमने इसको डिलीट करना है। तो डिलीट कमेंट मेटा नहीं हम करेंगे, हम करेंगे इसको डिलीट यूज़र मेटा। यूज़र के मेटा को डिलीट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है डिलीट यूज़र अंडरस्कोर मेटा, और उसके अंदर हम पहले यूज़र की आईडी पास करेंगे जो हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है। फिर हम बताएंगे मेटा की, तो हमारे केस में मेटा की है बर्थडे। और फिर ये जो वेरिएबल है जिसको इनिशियली हमने फॉल्स किया हुआ है, तो इसको हम कर देंगे ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि ये आइटम जो है ये रिमूव हो चुका है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ये वाली लाइन, ये उसी तरह पेजिनेशन को हैंडल कर रही है। तो हमारे केस में पेजिनेटेड रिजल्ट नहीं है, यहाँ से हम जस्ट इसको ट्रू दे देंगे। मीन्स के हमारा जो फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करना चाह रहे थे वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमें फर्दर कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं आइटम्स अंडरस्कोर रिमूव की वैल्यू क्या है। ये अगर ट्रू होगी तो इट मीन्स के आइटम्स जो हमारे हैं वो रिमूव हो चुके हैं, और इसको ये ट्रू तभी होगा जब ये सक्सेसफुली डिलीट हो चुका होगा। और फिर आइटम्स अंडरस्कोर रिटेन्ड इज इक्वल्स टू फॉल्स, और इसने मेंशन किया ऑलवेज फॉल्स इन दिस एग्जांपल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही इन्फॉर्मेशन थी बर्थडे की जिसको हमने रिमूव करना था, वो ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है। इसके अंदर हमने कोई चीज़ भी रिटेन नहीं की। फिर मैसेजेस के अंदर आप अगर कोई मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाहे तो वो करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फिलहाल कोई इसको मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया। फिर डन के एट्रीब्यूट के जरिए आप बताते हैं अगर आपके पेजिनेटेड रिजल्ट्स हों। तो अगर पेजिनेटेड रिजल्ट्स नहीं है तो सिंपली हमने यहाँ पे इसको ट्रू पास कर दिया है। तो अब ये हमारा वो हैंडलर फंक्शन है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को डिलीट करेगा। अब नेक्स्ट हम वो फिल्टर हुक अटैच करेंगे, हम वो फिल्टर हुक ऐड करेंगे जिसके ज़रिए एक्चुअली हम जब यूज़र इरेजल की रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो हम इस डेटा को इरेज करेंगे। तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ दोबारा आएँ तो जो फिल्टर की हुक है उसका कोड यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसके एंड पे हम इसको ऐड कर देंगे। और ये फंक्शन भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने डेटा एक्सपोर्ट वाले फंक्शनैलिटी को हैंडल किया था। तो इसके जो नेम्स हैं वो भी आप अकॉर्डिंगली, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी हम इस कॉल बैक फंक्शन के नेम को भी चेंज कर देंगे। और इस फिल्टर हुक के साथ आप अपने इस कस्टम इरेजर की जो फंक्शनैलिटी है उसको अटैच करेंगे। और फिर यहाँ पे हम बताएंगे अपने प्लगइन की स्लग हम बताएंगे। तो हमारे प्लगइन की स्लग है माई डैश प्लगइन, और यहाँ पे उसका आप नेम दे सकते हैं, लेट्स से हम इसको कहते हैं माई प्लगइन, और टेक्स्ट डोमेन हमारी है माई डैश प्लगइन। और जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है उसका हम नेम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो कॉल बैक फंक्शन का नेम यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम पास कर देंगे। सो दैट्स इट, कंट्रोल एस। अब अगर हम इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करें और उसी तरह हम डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे और टूल्स के अंदर इरेज पर्सनल डेटा, और यहाँ पे हम यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे जी, बस चौथा हमने ईमेल इसको हम अनचेक कर देंगे, सेंड रिक्वेस्ट। और अब यहाँ पे हम इस लिंक पे क्लिक करके तो इस डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे क्लिक करें, ऑल ऑफ द पर्सनल डेटा फाउंड फॉर दिस यूज़र वाज इरेज्ड। तो अब हम अगर अपनी प्रोफाइल पेज पे जाएं तो अब आप देखें हमारी जो बर्थडे की जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप वो सारी कस्टम इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र की डिलीट करवाएंगे जो आपका प्लगइन जो है वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट कर रहा है। तो जब भी डेटा एक्सपोर्ट की रिक्वेस्ट जनरेट हो या इरेजर की रिक्वेस्ट जनरेट हो तो उस टाइम पे जो भी डेटा आपका प्लगइन मैनेज कर रहा है आपने उस डेटा को इरेज भी करवाना है और उसको एक्सपोर्ट भी करवाना है जब वो रेलेवेंट रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट हो। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक है प्राइवेसी रिलेटेड ऑप्शंस, हुक्स एंड कैपेबिलिटीज। तो जो इसके मेन टॉपिक्स थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है,
ठीक है? अपने यूज़र के डेटा को आपने किस तरह से मैनेज करना है, उसको अगर आप इरेज़र की रिक्वेस्ट आती है तो उसको आपने किस तरह से एंटरटेन करना है, और अगर आपके डेटा एक्सपोर्ट की रिक्वेस्ट आती है तो उसको आपने अपने कस्टम डेटा को जो आपका प्लगइन ऐड कर रहा है उसको आपने किस तरह से मैनेज करना है। फिर इसके अलावा वर्डप्रेस आपको कुछ और एक्शन हुक्स भी प्रोवाइड करता है जिनको आप अपनी कस्टम फंक्शनैलिटी किसी कस्टम सिनेरियो के अंदर अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्शन हुक्स जो हैं वो मेंशन्ड है और उनकी आगे फर्दर डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह कुछ फ़िल्टर की हुक्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी के यूआरएल को गेट करना चाहें या उसको फ़िल्टर करना चाहें, या उसके जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट है अगर आप उसको फ़िल्टर करना चाहें, या उसके अंदर कोई कस्टम कंटेंट ऐड करना चाहें या कोई कन्फर्मेशन मैसेज ऐड करना चाहें, तो आप इन रेलेवेंट फ़िल्टर हुक्स को देख सकते हैं और इनकी डिटेल्स को आप स्टडी कर सकते हैं, और अपने कस्टम सिनेरियोज़ के अंदर अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करना चाहें या किसी पर्टिकुलर फ़िल्टर हुक के ज़रिए किसी डेटा को या किसी स्ट्रिंग को मॉडिफ़ाई करना चाहें, तो आप इन रेलेवेंट फ़िल्टर हुक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जब डेटा को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं या डेटा को इरेज़ करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आप यूज़र की कैपेबिलिटीज़ को चेक करना चाहें, तो उनके लिए कुछ कैपेबिलिटीज़ के हवाले से भी वर्डप्रेस आपको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। इनकी फर्दर डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी आपके प्लगइन के अंदर जो कस्टम रिक्वायरमेंट हो या कस्टम फंक्शनैलिटी हो जिसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हों, तो आपको यहाँ से आप वो रेलेवेंट फ़िल्टर हुक या एक्शन हुक जो है वो देख सकते हैं और उसको अपने प्लगइन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।